ओके। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कल आपको सेम टाइम पर इस चैप्टर का एक टेस्ट देना रहेगा। टेस्ट जो है वो एकता मैम आपका कंडक्ट करेंगी। तो वो आपको बता देंगी कैसे टेस्ट देना है। ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये समझा कि स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है। हमने डिस्कस किया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का स्टेक होल्डर पर इंपैक्ट आता है और स्टेक होल्डर्स की एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है। हमने ये भी समझा कि स्टेक होल्डर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को प्राइमरी स्टेक होल्डर्स बोला जाता है, जबकि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। हमने ये भी समझा कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ी कंपनी में अराइज होता है, वो अराइज होता है शेयर होल्डर्स के बीच में और कंपनी के जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में। शेयर होल्डर्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो। शेयर होल्डर्स हमेशा ये चाहते हैं कि शेयर्स, जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाए वो प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिवाइड हो जाए। ठीक है। और शेयर होल्डर्स हमेशा इस बात पर ज्यादा टिके रहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी बिजनेस को बढ़ा करके, अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा करके और एग्जिट करना है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टर्स चाहते हैं प्रॉफिट से बिजनेस के ऊपर ही उस प्रॉफिट को दोबारा लगाया जाए, शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड नहीं बांटा जाए। डायरेक्टर्स हमेशा अपनी रेम्युनरेशन बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी पर उनका फोकस होता है। तो इसकी वजह से शेयर होल्डर और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था। फिर हमने कल इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस किया था जिसका नाम था मैंडलॉ मैट्रिक्स। मैंडलॉ मैट्रिक्स में हमने देखा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट लो है कंपनी में और उसकी पावर भी लो है, तो ऐसे स्टेक होल्डर के ऊपर आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे स्टेक होल्डर को जनरली इग्नोर कर सकते हैं, मिनिमल एफर्ट वहां पर आपको देने की जरूरत है। जैसे कि आपके कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं। ठीक है। इनकी पावर भी लो है, मतलब डेली जो मतलब रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं है, एक तरह से बस डेली बेसिस पर या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत लो है और ऐसे लोगों की पावर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लो है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को कंपनी डिसीजन लेते समय इग्नोर कर सकती है, उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी सोचेगी तो चल जाएगा। फिर हमने देखा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा है लेकिन उनकी पावर काफी कम है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है लेकिन पावर काफी कम है, ऐसे स्टेक होल्डर्स को आप सिर्फ इन्फॉर्म करके रखिए आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इनसे भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट लाइकली टू बी कीप इन्फॉर्म्ड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। थर्डली हमने देखा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इंटरेस्ट भले ही कम है लेकिन पावर बहुत ज्यादा है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही ये इंटरैक्ट करते हैं डिविडेंड्स वगैरह लेने के टाइम पे, डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज में ये कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि रेजोल्यूशन वगैरह पास करना इनके हाथ में होता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखना जरूरी होता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्टेक होल्डर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनकी पावर भी बहुत ज्यादा है और जिनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो वो की प्लेयर्स हैं। इनको ध्यान में रख करके ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। इवन इन्हें आपको डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका डिसीजन अगर इनके अगेंस्ट में जाएगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सफर करना पड़ सकता है। सो दैट वाज द मैंडलॉ मैट्रिक्स। क्लियर है देवेंद्र, यहां तक की बात समझ में आ गई थी? यस सर। ओके। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप की होती हैं। तो हमने देखा, अच्छा एक तो ये भी सिंपल सा एक इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर आपको लिखा मिल जाएगा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे अकाउंटेंसी फर्म्स हो गई, एडवर्टाइजमेंट फर्म्स हो गई,
इंटेलेक्चुअल सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर फर्म्स हो गई, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली टीम हो गई, मतलब ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो किसी दूसरी कंपनी के लिए R&D रिसर्च वगैरह करने का काम करती है। तो वो सब इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज में आ जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है, तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है उन्हें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली कोई बिजनेस एक्टिविटी तो कर रही है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जो ओनर्स होंगे वो उस प्रॉफिट को बांटेंगे नहीं, वो उस प्रॉफिट को दोबारा से किस में लगा देंगे, जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी सोशल पर्पस के लिए उन्होंने कंपनी बनाई है उसी पर्पस में दोबारा लगा देंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है देश की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना, भले ही उन्हें घाटा क्यों ना हो, भले ही जनता का भला करने के लिए खर्चा ज्यादा क्यों ना लग जाए, लेकिन जनता का भला करने के लिए जिस भी तरह के एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस करती है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वेलफेयर के लिए, मतलब पैसा ना, जैसे एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो क्या करती है, उसका एक मोटिव होता है कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है। लेकिन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट रिडक्शन से ज्यादा बड़ा मोटिव होता है कि जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, वो सर्विस क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए। जैसे किसी भी देश की सरकार ये नहीं सोचेगी कि यार आर्मी के ऊपर हम ज्यादा पैसा खर्च ना करें, इनको अच्छी बंदूकें ना दें, ठीक है, इनको अच्छे फाइटर प्लेन्स ना दें, अच्छे टैंक्स ना दें, ऐसा नहीं सोचेगी। कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए नहीं सोचा जाएगा, भले ही पैसा एक्सेस लग रहा है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और आप जितना हो सकता है उतना पैसा आप खर्च करोगे। इसीलिए सरकारी डिपार्टमेंट्स मोस्टली ना लॉस में नजर आते हैं। कई बार हम कोसते हैं सरकार को कि यार सरकार तो देखो हमेशा घाटे में चलती है। तो सरकार घाटे में इसीलिए चलती है क्योंकि सरकार को जनता के बारे में ज्यादा सोचना है, ना कि अपने मुनाफे के बारे में। इज दैट क्लियर, हर्षवर्धन? यस। ओके। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है हमने देख लिया था। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है ये भी हमने देखा था। ये सिंपली डोनेशंस रिसीव करती हैं और फिर वो पैसा फर्दर आगे नीडी पीपल को एज अ डोनेशन दे देती है। ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज, जब डिफरेंट बिजनेसमैन एक यूनियन बना लेते हैं और यूनियन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कपड़ा व्यापारी काफी सारे लोग होते हैं जो कपड़ा बेचने का बिजनेस करते हैं, तो वो ट्रेड में एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं और एक ही जगह पे रिसोर्सेज को पूल करके फिर उसका इस्तेमाल करके वो ट्रेडिंग करते हैं। लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, जो छोटी छोटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक तरह से लोकल अथॉरिटीज होती है। तो लोकल अथॉरिटीज मोस्टली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। एनजीओज ये भी सोशल वर्क करने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इनका मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एनजीओज जनरली चैरिटेबल टाइप की ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट से या किन्हीं लोगों से फंड लेती हैं और फिर उस फंड का यूटिलाइजेशन किसी सोशल पर्पस पे करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड म्यूचुअल एसोसिएशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो जनरली सर्टेन टाइप का बिजनेस करने वाले, सर्टेन टाइप का प्रोडक्शन करने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि सबके सब मिलकर के अपने प्रोडक्ट की कॉमन मार्केटिंग करेंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सबके सब मिलके जो हैवी कैपिटल इक्विपमेंट्स है वो परचेज कर लेंगे और फिर उसका इस्तेमाल हर कोई कर सकेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स की बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो किसी गांव में बहुत सारे किसान हैं। अब किसानों के पास इंडिविजुअली इतना पैसा नहीं है कि वो फसल काटने के लिए बड़ा सा थ्रेशर खरीद सके, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटी के अंदर फंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फंड कंट्रीब्यूट करने के बाद सोसाइटी के अंदर, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो बड़े थ्रेशर्स दो चार खरीद करके ला सकते हैं। फिर किसी भी मेंबर को जब भी जरूरत होगी तो उसे वो थ्रेशर जो है वहां पर दे दिया जाएगा। राइट, इज दैट क्लियर, यस और नो? क्लियर है देवेंद्र एंड यस यस। हर्षवर्धन? ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने कल डिस्कस
कर ली थी। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वाले टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चंस आपको स्टेक होल्डर्स में से आते हैं। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जिसे बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप लोगों ने 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ा होगा कि बिजनेस करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस किया जा सकता है, पार्टनरशिप में बिजनेस किया जा सकता है, और तीसरा तरीका होता है कंपनी फॉर्म में बिजनेस किया जा सकता है। प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही बंदा होता है, फर्म का मालिक। सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, सारा पैसा भी वही लगाता है, और अगर कल को नुकसान हो जाए तो सारा नुकसान भी यही उठाता है। नुकसान भरने के लिए इसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाएगी तो वो भी सब बेच दिया जाएगा, और जितना हो सकता है उतना लॉस बिजनेस का रिकवर किया जाएगा। प्रोप्राइटरशिप में जब कोई बिजनेस करता है तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो मान लो मैंने एक कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट करी प्रोप्राइटरशिप में, और मैं एक ब्रिज बनाने का काम कर रहा हूँ। उस ब्रिज बनाने के काम में मुझे 10 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये 10 करोड़ का लॉस, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया था, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, तो ये लोन चुकाने के लिए मेरा घर भी बिक सकता है, मेरी कार जमीन जायदाद सब बिक सकती है, क्योंकि मैं बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में कर रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर देवेंद्र एंड हर्षवर्धन? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यस। ओके। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है मोस्टली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होते हैं, डेफिनेटली 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अलग अलग लिमिट है। पार्टनरशिप में भी जब आप बिजनेस करते हो तो भले ही कैपिटल आप बड़ा लगा सकते हो, लेकिन यहां पर भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जैसे व्हीकल्स भी आ गए हैं बिजनेस करने के लिए, बट ट्रेडिशनली अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। यानी कि सपोज मैंने, देवेंद्र ने और हर्षवर्धन ने मिलकर के कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है? एक सेकेंड होल्ड करो। ओके। तो सपोज मैंने, देवेंद्र ने और हर्षवर्धन ने, हम तीनों ने मिलकर के कंस्ट्रक्शन फर्म शुरू करी। अब कंस्ट्रक्शन फर्म में 10 करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन कंपनी मतलब हमारी जो फर्म है, फर्म के पास तो इतनी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, कुछ है नहीं कि फर्म 10 करोड़ का जो लॉस है वो बियर कर सके। तो ये 10 करोड़ का लॉस मुझे, देवेंद्र और हर्षवर्धन तीनों को बियर करना पड़ेगा। और 10 करोड़ की जगह अगर 20 करोड़ का लॉस होता तो 20 करोड़ के लॉस की लाइबिलिटी मेरे, देवेंद्र और हर्षवर्धन पे आती। 50 करोड़ का लॉस होता तो 50 करोड़ की लाइबिलिटी आती। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जितना नुकसान होगा या जितनी भी रिकवरी निकलेगी वो सारी रिकवरी हम तीनों पार्टनर्स से निकाली जाएगी, भले ही इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी वगैरह क्यों ना बेचनी पड़े। सो दैट इज अगेन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा और जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो है कंपनी। अगर मैंने, देवेंद्र ने और हर्षवर्धन ने कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना तय किया तो हम तीनों कंपनी के अंदर कुछ अमाउंट के शेयर्स लेंगे। सपोज मैंने शेयर्स लिए 10 लाख के,
देवेंद्र ने भी शेयर्स लिए 10 लाख के, और हर्षवर्धन ने भी शेयर्स लिए 10 लाख के, और हम 10-10 लाख रुपए अपने शेयर्स की जो वैल्यू है वो कंपनी को दे चुके हैं, शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारी लाइबिलिटी जितने रुपए के हमने शेयर्स ले रखे हैं सिर्फ उतने तक ही बनती है। कल को कंपनी पे 10 करोड़ का लॉस आ जाए, 20 करोड़ की लाइबिलिटी आ जाए, 100 करोड़ की लाइबिलिटी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए तक के शेयर्स हैं तो मुझसे किसी भी सूरत में 10 लाख रुपए से ज्यादा के रिकवर नहीं किए जा सकते। उसमें भी अगर मैं 10 लाख रुपए पूरे दे चुका हूं तो मुझसे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। कंपनी के नाम पे जो एसेट्स होगा सिर्फ वही बेचा जाएगा, और उसको बेचने से जो पैसा निकलेगा वो चुक जाएगा, और जो नहीं चुक पाएगा वो बैड डेब्ट चला जाएगा। तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर है देवेंद्र, हर्षवर्धन? दस। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है आज की तारीख में, वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है? वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनियां दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक होती है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स के ऊपर लिमिट होती है, लिमिटेड शेयर होल्डर्स। मुझे बताइए, जैसे आज के टाइम पे रिलायंस है इंडिया में, आपको क्या लगता है रिलायंस किस तरह की कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है? व्हाट डू यू थिंक? रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? पब्लिक। हर्षवर्धन, आपको क्या लगता है रिलायंस क्या है, पब्लिक लिमिटेड है कि प्राइवेट लिमिटेड है? हर्षवर्धन? प्राइवेट। ऐसा क्यों लगता है आपको हर्षवर्धन की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? सर क्योंकि वो मतलब मुकेश अंबानी ने स्टार्ट की थी जो जिसने उसने। देखो, रिलायंस ना हर्षवर्धन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। रिलायंस के अंदर शेयर होल्डर्स आज की तारीख में बहुत सारे हैं, लाखों शेयर होल्डर्स होंगे। और रिलायंस समय समय पर फंड रेज करने के लिए पब्लिक ऑफर निकालती है, जिन्हें लोग खरीदते हैं शेयर्स को, और कंपनी के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो रिलायंस इंडिया में क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप अपने शेयर्स को कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं करा सकते, और स्टॉक एक्सचेंज पर आप उन्हें खरीदने और बेचने का काम नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड रहेंगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लिस्टेड रहेंगे। तो आज के टाइम पे हम जिन भी कंपनी के शेयर्स के बारे में सुनते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, शेयर का प्राइस नीचे चला गया, वो सभी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उन सब कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब भी और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है।
पब्लिक इनविटेशन दे सकती है कि हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, आप लोग आइए और हमारे शेयर्स सब्सक्राइब करिए, हमारे शेयर्स खरीदिए और बदले में हमें पैसा दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसे की जरूरत है और वो फर्दर और शेयर होल्डर्स क्रिएट करना चाहती हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिलीज में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि भाई हम 10-15 शेयर होल्डर्स और क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। लेकिन आप कभी भी अखबार में एडवर्टाइजमेंट देकर के पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके अंदर अनगिनत शेयर होल्डर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी फंड रेस करने के लिए नए शेयर जब लेके आती है तो वो एडवर्टाइजमेंट निकाल सकती है अखबार में और एक बड़े स्केल पर पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। आईपीओ लेकर के आ सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ लेके आ सकती है, फर्दर पब्लिक ऑफर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स लिमिटेड होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे नहीं जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर अपने फर्दर शेयर होल्डर्स क्रिएट करने होते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने फैमिली और अपने मेंबर्स को ही बुला सकते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, शेयर होल्डर बनने के लिए। ये डिफरेंस समझ में आ गया प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में? यस। ओके। इंपॉर्टेंट बात, यूके के अंदर, इवन पूरे यूरोप के अंदर, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो उसके आगे आपको इस तरह से एलटीडी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको किसी कंपनी के नाम के आगे लिखा मिल रहा है एक्स एलटीडी, तो इसका मतलब वो कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इंडिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम के आगे बकायदा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना जरूरी होता है, लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है। यूके के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनके नाम के आगे क्या लिखा मिलता है? एलटीडी लिखा मिलता है। यूके के अंदर अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके नाम के आगे आपको लिखा मिलेगा पीएलसी। तो अगर आप यूके में किसी कंपनी का नाम देख रहे हैं और उसके आगे पीएलसी लिखा देख रहे हैं तो उसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा रहता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। हर्षवर्धन, मुझे बताओ, अगर आप यूके के अंदर हो और आप एक कंपनी का नाम पढ़ रहे हो और कंपनी का नाम लिखा है वाई लिमिटेड, तो आप क्या बताओगे कि ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? फिर कैसे, मतलब कि वहाँ का ओरिजिनल सिटीजन, या फिर मैं अभी इंडिया इंडिया से यूके गया, ऐसे टाइप का? आप यूके के अंदर हो, आप यूके की एक कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है बिजनेस? ये कंपनी यूके में बिजनेस ऑपरेट करती है और इस कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि वाई लिमिटेड किस तरह की कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है। और वहीं अगर हर्षवर्धन आप यूके में हो और आप एक कंपनी का नाम देख रहे हो और उस कंपनी का नाम है एबीसी पीएलसी, तो ये कंपनी कैसी कंपनी होगी? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड? पब्लिक लिमिटेड। ये पब्लिक लिमिटेड होगी। ये तो बात हो गई यूके की। अब मैं बात करता हूं इंडिया की। ठीक है, देवेंद्र आप मुझे बताना, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इंडिया के अंदर एक कंपनी का नाम देख रहे हो आप, कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। बताओ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इंडिया में? पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो इसके आगे इस तरह से प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर नाम के आगे एलटीडी लिखा होता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के नाम के आगे पीएलसी लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है दिमाग में कि सर अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें
लिमिटेड लायबिलिटी तो चाहिए कि कल को नुकसान हो जाए तो नुकसान हमें ना भरना पड़े। लेकिन हमें लेकिन हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनाना है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बनाना है, ये कैसे डिसाइड करें? तो देखिए क्या है, अगर आपको ये लगता है कि हमें जो प्रोजेक्ट करने हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, हम आने वाले समय में बड़े बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर के आएंगे और अपने शेयर्स पूरी दुनिया में बेचेंगे, तो इसका मतलब आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बिजनेस करना चाहिए। वहीं अगर आपको लगता है कि हमारे शेयर होल्डर्स कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाले, हमारे को इतने ज्यादा वो कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करने, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है ना, पूरी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। इसीलिए सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए काफी सख्त कानून बना करके रखती है। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, क्योंकि उनमें लिमिटेड लोगों का पैसा लगा होता है, इसीलिए उनके लिए कंप्लायंसेस और कानून में थोड़ी सी रियायत होती है। तो अगर आपको लगता है कि यार हमारा बिजनेस अभी इतना बड़ा तो नहीं जाने वाला है, तो आप शुरुआत में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर सकते हो। हाँ, कल को जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने लग जाए तो आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। सर टाटा भी फिर एक पब्लिक लिमिटेड हाँ, कंपनी है? टाटा भी बेटा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जितनी भी बड़ी कंपनियां जिनके शेयर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो हम देखते हैं ना शेयर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनीज क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। चलो, तो ये हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ना एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहली बात तो ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। यानी कि किसी गांव में अगर फार्मर्स ने मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की है, तो कोई भी बंदा जो फार्मर है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का आके क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। उसको कोई शेयर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, उसे सिंपली एक सर्टेन अमाउंट जमा कराना होता है, वो जमा करा के वो क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर है, हाँ या ना? हाँ जी। यस ओके। सर। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में। देखो, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें शेयर होल्डर नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं सिंपली। कंपनी के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर वोटिंग कराई जाती है। लेकिन कंपनी की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जब हम बात वोट की करते हैं, तो हर एक बंदे के पास जितने जितने अमाउंट के शेयर्स होते हैं, उसकी वोट की ताकत उतनी ज्यादा होती है। मान लो मैं रिलायंस के अंदर शेयर होल्डर हूं और मेरे पास रिलायंस के 10% शेयर्स है, आई एम होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ द रिलायंस। तो जब रिलायंस की मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, तो वहां पर मेरे अकेले का वोट 10% वोट के बराबर काउंट होगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि शेयर होल्डर की जो वोटिंग पावर होती है वो उसके शेयर कैपिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी वोटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जिसके पास जितने कम शेयर्स होंगे उसकी वोटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो जिसने ज्यादा पैसा लगा रखा है कंपनी में उसकी ज्यादा चलेगी, जिसने कम पैसा लगा रखा है उसकी कम चलेगी। ये बात समझ में आ गई देवेंद्र एंड हर्षवर्धन? यस ओके। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भले ही कोई 10 लाख रुपए देकर के मेंबर बनाओ या 1 करोड़ रुपए देकर के मेंबर बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डिसीजन लेने के लिए मीटिंग्स होती है। लेकिन जब मीटिंग होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो पर मेंबर 1 वोट ही काउंट होता है। प्रति मेंबर एक ही वोट काउंट होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वो मेंबर बना था तो उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना पैसा दिया था। इसीलिए कहा जाता है
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक कंट्रोल होता है, 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट। जबकि कंपनी के अंदर आप ये नहीं बोल सकते, कंपनी के अंदर 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट नहीं, कंपनी के अंदर ये देखा जाएगा कि उस मेंबर के पास कंपनी के शेयर कैपिटल का कितना बड़ा हिस्सा है। जिसके पास ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा उसके वोट की ताकत भी उतनी ज्यादा होगी, जिसके पास कम होगा उसके वोट की ताकत भी उतनी ही कम होगी। तो अगर कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर है, जैसे सपोज किसी के पास कंपनी के 20% 25% शेयर है, तब तो आप समझ जाओ कि भैया उसको आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, वो जो चाहेगा कंपनी के अंदर वही होगा, क्योंकि फिर उसके अकेले के वोट उतने बराबर काउंट करेंगे। राइट, इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर है? हेलो? ओके, जी सर। चलिए। तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। स्टेक होल्डर हम लोगों ने समझ ही लिया है कि स्टेक होल्डर्स क्या होता है। तो देखो आज हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि ट्रेडिशनली 3 फॉर्म में बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो बिजनेस करने वालों की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नुकसान पूरा करने के लिए, उधार चुकाने के लिए इनकी जमीन जायदाद सब कुछ बेचा जा सकता है। लेकिन कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ जितने के उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं सिर्फ वही तक लिमिटेड होती है। ठीक है। कंपनी 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में इन्फिनिटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर इनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर्स परचेज करने के लिए। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स लिमिटेड होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है आप कभी भी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते। ठीक है। यूके के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे एलटीडी लिखा होता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे पीएलसी लिखा होता है। शुरुआत में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है फिर आप प्राइवेट लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड में जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नियम कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस करते हैं तो कंप्लायंसेस वगैरह आपको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करनी पड़ती। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओपन मेंबरशिप होती है, आपको कोई शेयर्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं होती है मेंबर बनने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बीच में एक बड़ा डिफरेंस यह है कि कंपनी में जितने के शेयर्स आपके पास होंगे आपकी वोट की ताकत उतनी ज्यादा होगी। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने कितना भी पैसा दिया हो, कंट्रीब्यूट किया हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उससे कोई मतलब नहीं। 1 मेंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 वोट। ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? इधर। चलो। तो अब आपको ये चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज करना है और कल 9 बजे आपको इस चैप्टर का टेस्ट देना है। जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आप चैप्टर का टेस्ट भी देते जाएंगे। ओके। सर रात के 9 बजे? हाँ, वही सेम क्लास टाइमिंग पे टेस्ट देना है। ठीक है। टेस्ट छोटा ही होगा, 10-15 क्वेश्चन ही होते हैं टेस्ट में, ज्यादा नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे आधे घंटे से 40 मिनट में आप टेस्ट दे देंगे। ओके। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, टेक केयर। थैंक यू।